इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के दरमियान। ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल लिंक टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये कहता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये लोन पेयर है और दूसरा है हाइड्रोजन आयन। बेटा, लोन पेयर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ, विद हाइड्रोजन, ठीक है, यूजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो लोन पेयर को यूटिलाइज करेगा। इसलिए लूज बॉन्ड बन जाता है। और जो स्ट्रॉन्गर हो जाता है किससे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। इसका मतलब है हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। कल भी आपको मैंने बता रहा था, अगर इसकी कंपैरिजन कर दें तो समझे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कोवैलेंट बॉन्ड से, और कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन जो स्ट्रॉन्गर है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है किससे? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से, जो सबसे वीकर है अगर कंपैरिजन करें तो हम। बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड ब्रिज। इसको कहते हैं प्रोटॉनिक ब्रिज भी कहते हैं। बेटा, प्रोटॉन की ब्रिजें जो मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट कर देती है, प्रोटॉन की ब्रिजें जो मॉलिक्यूल को क्या कहती है? एसोसिएट। मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। प्रोटॉनिक ब्रिज किसके दरमियान है? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान। देखो, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान। ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, इसने ब्रिज बना दी है किसके दरमियान? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी इलेक्ट्रो, इनके बीच में देखो एक ब्रिज बन गई, पुल बन गई है। और पुल में किरदार किसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक पुल बना देता है किसके दरमियान? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। देखो, HF है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो पुल बना रहा है किसके दरमियान? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। देखो, ये फ्लोरीन है, इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इस फ्लोरीन के साथ। तो इसका मतलब एक पुल बन गई है किसके दरमियान? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह एक पुल बन गई है। अब देखो, ये भी इस तरह है, ये भी किस्म की एक पुल है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, फ्लोरीन और दूसरे फ्लोरीन के दरमियान, जो उनको एसोसिएट कर लेती है। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक ब्रिज होती है किसके दरमियान? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, जिस तरह ऑक्सीजन के दरमियान। हेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन एटम। नाश्तो बचा छोड़ा चल गए सब खाएं।
अच्छा, उसके बाद कह रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, उनमें फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, रेयरली क्लोरीन भी हो सकता है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स लेस देन द कोवैलेंट बॉन्ड अंडरलाइन कर दो। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 20 टाइम्स लेस है। इसका मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है 20 टाइम्स जो होता है वो ग्रेट स्ट्रॉन्गर है। कोवैलेंट बॉन्ड 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसी हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी 150 से 500 किलो जूल तक होती है, और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी वो 20 से लेकर 40 किलो जूल तक होती है। जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी वो 20 से लेकर 40 किलो जूल तक है, और नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 150 से 500 किलो जूल है। इसका मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है। कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो बेटा स्ट्रॉन्गर है इससे। अच्छा, अब उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान? क्लोरोफॉर्म के दरमियान और एसीटोन के दरमियान। बेटा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो क्लोरोफॉर्म में इधर क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है बेटा, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगी। इस क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। और ये क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगी और हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। इसका मतलब है क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, ये हाइड्रोजन क्या बन गया? ये पॉजिटिव बन गया। अब ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? एसीटोन के साथ। ये एसीटोन है, ये बेटा एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, और ये क्लोरोफॉर्म, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके दरमियान? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान। क्योंकि एसीटोन में ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो मोर पॉजिटिव है। किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन से और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और एसीटोन उसको अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जिसकी वजह से क्लोरीन क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एसीटोन के अंदर डिसॉल्व भी हो जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, अच्छा 3 क्लोरीन एटम्स इन द क्लोरोफॉर्म। बेटा 3 क्लोरीन के एटम है क्लोरोफॉर्म के अंदर, और रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अगर पूछा जाए भाई क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करती है। किसको? एसीटोन का। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स, किसके साथ? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। These atoms deprive the carbon atoms of the electrons। जाहिर है क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन जो होता है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन से महरूम कर देता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, और क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन से महरूम कर देता है, और कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद
ऑक्सीजन ऑफ अदर ऑफ एसीटोन, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एसीटोन के साथ। तो क्वेश्चन आ सकता है, पुराने पेपर्स के अंदर है भी सही क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान कौन सी इंटरेक्शन है। बेटा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान कौन सी इंटरेक्शन हो सकती है, मतलब लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी इनके दरमियान, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अच्छा, अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर, HF के अंदर और अमोनिया के अंदर। अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो ये नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बेटा ये अमोनिया के मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है। बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। बॉन्ड पोलर है इनका, NH3 में बॉन्ड पोलर है। अब क्या होगा, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसलिए वो एक हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, वीकर होगी, कमजोर होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कम है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर किसके अंदर होगी, HF के अंदर। देखो जो HF है उसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। OH इसके साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा वीकर होगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो वीकर होता है, किसके मुकाबले में, HF के मुकाबले में, फ्लोरीन के मुकाबले में। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये और भी वीकर होगा। ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये इनकी स्ट्रेंथ है, तो HF में हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। और लो एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेन जो HF का है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बेटा एसिडिक स्ट्रेन जो फ्लोरीन का कम है, एसिडिटी फ्लोरीन की कम है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन में HF स्ट्रॉन्गर है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो रेडिली डिसोसिएट नहीं होता, रेडिली आयोनाइज नहीं होता, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम हो जाता है फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है जिसकी वजह से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा HF का क्या होगा, भी कम होगा। H और F के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, और जबकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा ज्यादा होगा किसका, HI का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ HI का ज्यादा है HBr से, देन HCl, देन HF। वीक एसिड है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वीक एसिड है। तो जो लो एसिडिक स्ट्रेंथ है HF की, HCl के मुकाबले में, HBr के मुकाबले में, HI के मुकाबले में,
ये भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाती है, दो फ्लोरीन के दरमियान, उनको दो फ्लोरीन के एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, उसको दो फ्लोरीन के एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इजीली लूज नहीं होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है वो दो फ्लोरीन के दरमियान फंसा हुआ है। इसको ये भी फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है। एक फ्लोरीन के साथ उसका कोवलेंट बॉन्ड है जो स्ट्रांग है, और दूसरे के साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन है वो समझे दो फ्लोरीन के दरमियान है, इसलिए ये रिमूव नहीं हो सकता, आयोनाइज नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ये जिस तरह हाइड्रोजन है, ये भी देखो दो फ्लोरीन के दरमियान है, इसके साथ एक फ्लोरीन के साथ इसका कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये इजीली रिमूव नहीं होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी। अच्छा, अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। देखो कल भी आपको मैंने बताया था कि थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टीज है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डिपेंड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज को करता है, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उन पर असर पड़ जाता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने कल भी बताया था आपको, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 6 का, ये जो हाइड्राइड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वाटर का है, वाटर के बाद H2DE का है, उसके बाद H2SE का होता है, उसके बाद होता है H2S का। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और बाकी में होती है वंडर वाल्स फोर्स, और वंडर वाल्स फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर उसमें होगी, जिसका मॉलिक्यूल का साइज भी करो और मॉलिक्यूल मास ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल मास इसका ज्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और बाकी में है वंडर वाल्स फोर्स, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसके अंदर है। अच्छा, उसके बाद है ग्रुप 5 ए, ग्रुप 7 थे, 7 हाइड्राइड, HF का ज्यादा होगा बॉन्डिंग पेंट। अच्छा, उसके बाद HI का ज्यादा है, उसके बाद HBr का ज्यादा है, उसके बाद HI और HCl। इसका मतलब है सबसे ज्यादा किसका, HF का है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वंडर वाल्स फोर्स है। तो वंडर वाल्स फोर्स किस में ज्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूल मास ज्यादा होगा, HI। ग्रुप 5 ए, अच्छा ग्रुप 5 में NH3 है और ASH3 है। तो बेटा NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मगर वीकर है थोड़ी, इसलिए ASH3 का जो बॉन्डिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा हाइड्रोजन वंडर वाल्स फोर्स की वजह से। तो ASH3 का ज्यादा है, उसके बाद NH3 का है, मतलब NH3 से ASH3 का बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर है, NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर है, और ASH3 के अंदर जो वंडर वाल्स फोर्स है, मॉलिक्यूल मास ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए बॉन्डिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है अच्छा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अच्छा, SpH3 होगा। SpH3 बेटा ज्यादा है, SpH3 का ज्यादा है, SpH3, उसके बाद NH3,
NH3 के बाद ASH3, उसके बाद होता है BH3, बस BH3 स्लाइटली इसका ज्यादा है, SPH3 का स्लाइट ज्यादा है बस अमोनिया से। अच्छा, उसके बाद ग्रुप 4 थे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, ग्रुप 4 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? अच्छा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो SnH4 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर वंडरवाल्स फोर्स है बेटा, और वंडरवाल्स फोर्स ज्यादा उसी के अंदर होती है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, मोलर मास ज्यादा हो, मॉलिक्यूल का साइज बिगर हो, तो Sn, उसके बाद GeH4, इसके बाद SiH4, उसके बाद CH4, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। तो इनमें देखो ग्रुप 6 में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सातवें ग्रुप में HF का ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, आगे भी यही कह रहा है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो पार्शियल पॉजिटिव हो और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम हाइड्रोजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो। अच्छा, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और ये इफेक्ट करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, ठीक है। तो ये आगे शो भी किया गया इसके अंदर, आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। बेटा ये ग्राफ के अंदर शो भी किया गया है, देखो ये ग्राफ है जिसके अंदर शो किया गया है इनके बॉइलिंग पॉइंट को, आपके पास बुक में मौजूद है। देखो H2O है, उसके बाद H2 AC का ज्यादा है, H2DE का ज्यादा है। तो अब देखो ये H2S का है और ये H2AC का है और H2D का। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो वाटर का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाटर का है, और वाटर के बाद क्या आएगा? H2DE आएगा, उसके बाद को क्या आएगा? H2SE आएगा, और उसके बाद आएगा H2S। बेटा ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये चार्ट भी बना हुआ है, तो आपको मैंने सारे ग्रुप बता दिए सबका। इसके अंदर भी है, देखो वही सेम बात। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, जब हाइड्रेट्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे ग्रुप 4 में, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट लोअर है क्योंकि इनमें वंडरवाल्स फोर्स होती है। बेटा ग्रुप 4 में वंडरवाल्स फोर्स है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, ना मीथेन में ना किसी और मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ग्रुप 4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वंडरवाल्स फोर्स है, और वंडरवाल्स फोर्स ज्यादा उसमें होती है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो। और बाकी ग्रुप 5 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन में, अमोनिया के अंदर। ग्रुप 6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। ग्रुप 7 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF के अंदर, क्योंकि इनके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। द रीजन इज दैट दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ग्रुप 4 की बात कर रहा है। ग्रुप 4 में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CH4 हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
अभी मैंने बताया था CH4 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा, और उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी। CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी, आपको मैंने बता दिया अभी। इसके अंदर देखो CH4 का देखो बॉइलिंग पॉइंट कम है और ACnH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल मास ज्यादा है, इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, ग्रुप 5A 6A 7A में अमोनिया, वाटर और HF, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, द रीजन इज दैट इनहांस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो बढ़ा हुआ है। इनके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा क्यों है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो ज्यादा है। नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, फ्लोरीन का भी। दैट्स व्हाई वाटर इज लिक्विड, और यही सबब है कि वाटर लिक्विड में है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट है और जबकि H2S गैस है, तो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि H2S गैस, H2AC भी गैसेस है, ये गैस है बेटा, H2S भी गैस, H2AC भी गैस, और जबकि वाटर जो है वो लिक्विड में है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट किसका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर जो असर है वो ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। देन अब HF से अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग बनता है, फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बनती है। याद करो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर का पूछा जाएगा तो HF पे है, मगर फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए कि वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 पोलर हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो 3 डायमेंशनल होती है। बेटा वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो 3 डायमेंशनल है, जबकि HF के अंदर एक पोलर हाइड्रोजन है, इसलिए लिमिटेड लेंथ की चेन्स बनती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर 3 डायमेंशनल नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, याद करो बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है HF से, क्योंकि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 डायमेंशनल है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और हम एक्सपेक्ट करते थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो HF पे स्ट्रॉन्गर है वाटर से। बेटा HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, नोट कर दो, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर का पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे HF, मगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है तो आप देंगे वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल है। एज ए रिजल्ट HF शुड बी हायर देन वाटर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होना चाहिए था, मतलब ये क्वेश्चन अराइज किया गया कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था वाटर से, मगर है नहीं, इसलिए कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल है, इट्स लोअर। ठीक है, अच्छा रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि HF के अंदर एक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एक है, जो उसके साथ नेबरिंग के साथ मॉलिक्यूल बन, वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर में जो एक ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है वो दूसरा 2 बॉन्ड बनाता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये आया हुआ टेस्ट के अंदर कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब देखो वाटर का एक्चुअली एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये क्वेश्चन दूसरे बुक्स में भी है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लिखा हुआ है इसके अंदर कि वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स and 2 lone pairs on the oxygen atoms.
मगर दूसरे बुक्स में है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो 4 किस तरह, वो इस तरह उन्होंने शो किया है। और अमोनिया जो है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, उसके पास 1 हाइड्रोजन है। अच्छा 4 क्यों कहा गया मैं आपको बता देता हूँ इस तरह। अब ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अब मैं बता दूं 4 क्यों कहा गया है। इधर देखो, अब ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इस ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। बेटा इस ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब इसी वाटर मॉलिक्यूल की जो 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम कहेंगे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल देखो उसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इसका ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसका ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसके जो 2 हाइड्रोजन है वो आगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिससे मैं कह रहा हूँ। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट HBr का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट HBr का ज्यादा है HCl से। बेटा बॉइलिंग पॉइंट HBr का ज्यादा है HCl से, हालांकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और HCl के अंदर जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्गर है। HCl के अंदर जो डायपोल डायपोल स्ट्रॉन्गर है, मगर एक्चुअली वो क्या है बॉर्डर लाइन पे है। और HBr के अंदर है वंडर वाल्स फोर्स है, समझे, वो भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, मगर उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा है। HBr का बेटा मोलर मास ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डोमिनेट कर जाता है HCl पे। मतलब HBr का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HBr का ज्यादा हो जाता है HCl से, और HBr से HI का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप 4 में जो जर्मेनियम है, ठीक है, GH4 है या ASH3 है, H2AC है, HBr है। अब बेटा ये ग्रुप 4 का है जर्मेनियम, ये ग्रुप 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का है HBr। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों? ग्रेटर साइज एंड इनहैंस पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि साइज बड़ा है और इनमें पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है। साइज भी बड़ा है और पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है। अच्छा उसके बाद है सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा बेटा सोल्युबिलिटी, अब देखो मीथेन को पानी के अंदर हल करेंगे, मीथेन हल ही नहीं बेटा, मीथेन पानी के अंदर हल नहीं होगा, CH4 पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, मगर अल्कोहल पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, एसिटिक एसिड पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, हालांकि वो भी ऑर्गेनिक है, मीथेन भी ऑर्गेनिक है और अल्कोहल भी ऑर्गेनिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑर्गेनिक है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के अंदर हल हो जाता है। जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, अल्कोहल भी लोअर जो होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है,
तो अल्कोहल की जो सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सोल्युबल है। ठीक है, तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिस्टम। इथाइल अल्कोहल, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, पढ़कर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि इथाइल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि OH ग्रुप है ना, OH के साथ बॉन्डेड है। अब देखो H जो है O के साथ बॉन्डेड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, इसलिए इथाइल अल्कोहल जो होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वाटर और इथाइल अल्कोहल आपस में क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये पानी के अंदर हल हो जाता है अल्कोहल। देखो C2H5OH, तो ये H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन देखो बॉन्ड बना है, किसके दरमियान, वाटर और अल्कोहल के दरमियान। ठीक है, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये भी हल हो जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनका साइज स्मॉलर होगा, जैसे इनका साइज बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। बेटा सोल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, अच्छा अल्कोहल में सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी मिथाइल अल्कोहल की है। सबसे ज्यादा सोल्युबल है मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद इथाइल अल्कोहल, उसके बाद है प्रोपाइल अल्कोहल। सोल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा सोल्युबल है फार्मिक एसिड, उसके बाद एसिडिक एसिड, उसके बाद प्रोपाइनिक एसिड। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं हल होंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, इसलिए कोई चांस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वाटर और हाइड्रोकार्बन के दरमियान कोई चांस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बनेगी नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनकी सोल्युबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि दो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और दो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ऑक्सीजन है दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कार्नर 4 हो जाते हैं इसके बेटा, 4 कार्नर हो जाते हैं। देखो कार्नर कितने हो जाते हैं, 4 कार्नर हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है। तो अब देखो कार्नर कितने हो गए, 4 कार्नर है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके साथ। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। एटम ऑक्यूपाई 2 कार्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल, वो 2 कार्नर को ऑक्यूपाई करेंगे। 2 कार्नर पे हाइड्रोजन है जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रही है, और 2 कार्नर पर है
दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। इन द लिक्विड स्टेट द वाटर मॉलिक्यूल आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर। दिस एसोसिएशंस ब्रेक, ठीक है, ब्रेक एंड आर द फूड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मोबाइल। इसका मतलब है, देखो बेटा, जब आइस के अंदर है आइस, तो आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और आइस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग की वजह से बीच में स्पेस होता है और आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देती है। और जब आइस को मेल्ट कर देते हैं, वाटर बन जाता है, तो वाटर जो होता है वो वाटर में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाते हैं, क्लोज पैकिंग होती है वाटर के अंदर, और वाटर का जो समझे वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और आइस का वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है। बेटा, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा और वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, इसलिए आइस जो होती है वो लेस डेंसर है। When the temperature of the water is decreased and ice is formed, ice बनती है, then the molecules becomes more regular. This regularity extends to the throughout the whole structure. पूरे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर रेगुलर उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, और बीच में एम्प्टी स्पेस हो जाते हैं, बीच में क्या है, खाली स्पेस होंगे, आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर, जिस तरह फिगर में भी शो किया गया है। दैट्स व्हाई वाटर, व्हेन वाटर फ्रीज इट ऑक्यूपाइज 90% मोर स्पेस। ये नोट कर दो, आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं बेटा, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो इसका स्पेस 9% बढ़ जाता है, बीच में फ्री स्पेस की वजह से। देखो, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो उसका स्पेस कितना बढ़ता है, 9%। ये नोट कर दो, क्वेश्चन टेस्ट में है, परसेंटेज पूछा गया। और स्पेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी लेस हो जाएगी, इसलिए आइस की डेंसिटी लेस होती है, डेंसिटी डिक्रीज। ये नोट कर दो बेटा, अहम पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, आइस बनती है, तो आइस का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, वाटर से 9% ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है आइस, डेंसिटी लेस हो जाती है। द रिजल्ट, आइस फ्लोट ऑन द वाटर, इसलिए आइस जो होती है फ्लोट करती रहती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है, उसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी लेस है। द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक डायमंड। आइस का स्ट्रक्चर डायमंड जैसा है, क्योंकि डायमंड भी टेट्राहेड्रल है, डायमंड का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, आइस का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। Because each atom of carbon is diamond is center of the four tetrahedron. डायमंड में भी एक कार्बन के गिर्द 4 कार्बन होते हैं, डायमंड में भी एक कार्बन के गिर्द 4 कार्बन, और वाटर के अंदर भी, आइस के अंदर भी ऐसे ही होगा कि एक ऑक्सीजन के गिर्द 4 कार्बन इसके हो गए, 2 हाइड्रोजन जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना रही है, तो इसके हाइड्रोजन के साथ इसके जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके भी 4 कार्बन हो जाते हैं, और डायमंड में भी इस तरह कार्बन के 4 कार्बन होते हैं ऐसे।
glacier. Save theories. अच्छा, लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस, बेटा आइस की जो लोअर डेंसिटी होगी वो होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आइस की जो लोअर डेंसिटी होती है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है 9% और डेंसिटी लेस हो जाती है। और जब पानी, अच्छा ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है बेटा, वाटर का बिहेवियर एबनॉर्मल है। वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो ऊपर से फ्रीज होना शुरू कर देता है, नीचे से फ्रीज नहीं होता। और बाकी जो लिक्विड होते हैं वो नीचे से फ्रीज होते हैं, और जब वो दूसरे लिक्विड फ्रीज होते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है। दूसरे लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, वो नीचे डूब जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं। और वाटर को जब हम कूल करते हैं और वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो ऊपर से फ्रीज होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाटर जब फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी लेस हो जाती है और ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिसके जैसे जो पॉन्ड्स वगैरह होती है उनके अंदर जो पानी फ्रीज होता है तो ऊपर से फ्रीज होता है। जैसे समुद्र के अंदर जो पानी फ्रीज होता है तो ऊपर से फ्रीज होता है। और नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है, फिश वगैरह या प्लांट्स है, वो जिंदा रहते हैं। और ऊपर जो फ्रीज होता है, मतलब ऊपर जो आइस जम जाती है समुद्र के अंदर भी या जो दरिया वगैरह के अंदर भी, तो ऊपर से बर्फ जमना शुरू कर देती है। और नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे लिक्विड वाटर होता है, नीचे होता है लिक्विड वाटर, उसके अंदर वो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो जिंदा रहती है। तो वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स फ्रीज फ्रॉम सरफेस टू द डाउनवर्ड्स, ऊपर पहले सरफेस उसके बाद नीचे। वाटर अटेन टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो। बेचा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। वाटर जो होता है वो ज्यादा डेंसर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। एंड द आउटर एटमॉस्फेयर बिकम्स फर्दर कूल, जब ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है फर्दर कूल हो जाता है। द वाटर एट द सरफेस, जो वाटर सरफेस पर है, बिकम्स लेस डेंसर, ज्यादा डेंस, लेस डेंसर होगा, क्योंकि आइस में तब्दील हो जाएगा, वो आइस में तब्दील हो जाता है, वो लेस डेंसर होगा। दिस लेस डेंसर वाटर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्टे ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइटली वाटर। इसका मतलब है ऊपर जो होगा वो आइस होगी और नीचे जो होगा जो वाटर होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, जिसका टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। As stage reaches when the it freezes, this the layer of the ice insulator, जो आइस का लेयर है वो इंसुलेटर का काम करेगा। जैसे आइस जम जाती है तो आइस का जो लेयर वो इंसुलेटर का काम करता है, और इंसुलेटर के काम की वजह से जितनी भी ऊपर ठंड होगी वो नीचे तक ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। वो जो आइस का लेयर वो जो कोल्ड टेम्परेचर उसको रोक लेता है, समझे। और नीचे जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होता। The water underneath of the further heat loss। अच्छा, फिश एंड प्लांट्स, जो फिश है प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर देते हैं किसके अंदर, द ब्लैंकेट ऑफ द आइस। ऊपर आइस का ब्लैंकेट होता है, नीचे वाटर होता है जिसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो जिंदा रहती है, और जो आइस है वो इंसुलेटर का काम करती है। और ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है।
उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेटा इफेक्ट। जो सोप और डिटर्जेंट है, देखिए सोप के अंदर डिटर्जेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका पोलर पार्ट, एक होता है नॉन पोलर पार्ट। देखो सोप के अंदर डिटर्जेंट के अंदर एक होता है पोलर पार्ट, दूसरा होता है नॉन पोलर पार्ट। तो जो पोलर पार्ट है, जो सिमिलर पोलर पार्ट होता है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डिटर्जेंट के अंदर भी सोप के अंदर भी जो सिमिलर पोलर पार्ट है बेटा, दो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, डिटर्जेंट का फार्मूला ये होता है। अब देखो ये पोलर पार्ट है इसका, और ये नॉन पोलर पार्ट है इसका। तो जो पोलर पार्ट होता है SO3Na, SO4Na, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? वाटर के साथ, और वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है। और नॉन पोलर जो पार्ट है वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान बनेगी? ये जो डिटर्जेंट का पोलर पार्ट और वाटर के दरमियान, डिटर्जेंट का पोलर पार्ट और वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट, जो क्लीनिंग एक्शन सोप का डिटर्जेंट का है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन बिकॉज ऑफ पोलर पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल। उनका पोलर पार्ट मॉलिक्यूल का जो है, मॉलिक्यूल का पोलर पार्ट और वाटर soluble due to hydrogen bonding, and non-polar part remain outside of the water because they are alkyl or benzyl group। या तो alkyl group होगा या benzyl portion होगा। या तो alkyl group होगा बेटा, alkyl group है, या benzyl portion भी होता है। सोडियम बेंजीन डोडिकल सल्फेट, सोडियम बेंजीन डोडिकल सल्फेट, ये डिटर्जेंट है। बेटा इसके अंदर देखो सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। देखो सोडियम सल्फेट जो होगा वाटर के अंदर सोल्यूबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके अंदर? बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर और फूड मटेरियल के अंदर। देखो शुगर है, शुगर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप है इसके अंदर, चार OH ग्रुप होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर। तो इसका मतलब है शुगर जो पानी के अंदर हल होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लूकोज पानी के अंदर हल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर भी ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक है, मगर पानी के अंदर जो हल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटीन्स है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। प्रोटीन का जो सेकंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि प्रोटीन का जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लंबी चेन अमाइनो एसिड की होती है, और अमाइनो एसिड की जो कॉइलिंग होती है, अमाइनो एसिड की जो कॉइलिंग होती है, उसमें कॉइलिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल होता है, उनको कॉइल करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, फाइबर हेयर है, सिल्क है, मसल्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जाहिर उसके अंदर अमाइनो एसिड की लंबी चेन है। मतलब जितने टाइप के प्रोटीन्स हैं सबके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, जो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स होती है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। These long chains are coiled, जाहिर लॉन्ग चेन्स की क्या होती है? कॉइलिंग होती है into another spiral. This spiral is called helix. इनको क्या कहते हैं? हेलिक्स। और हेलिक्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है CO NH के दरमियान, CO और NH, CO
और NH के दरमियान, बेटा CO और NH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके अलावा DNA के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिंक द स्पाइरल, बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो क्या करती है, उनको लिंक कर देती है। जो कॉइलिंग होती है अमाइनो एसिड्स की, जो लॉन्ग चेन की कॉइलिंग होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है अल्फा हेलिक्स में और बीटा बिलेटेड शीट्स के अंदर, ठीक है। और एक्सरे एनालिसिस से पता चल जाता है कि एक हेलिक्स के अंदर तकरीबन 27 अमाइनो एसिड्स यूनिट्स होते हैं। 1 टर्न के अंदर, एक जो टर्न होता है उसके अंदर 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा डीएनए के अंदर, बेटा जो डीएनए है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर 2 स्पाइरल चेन्स हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके सब यूनिट्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके सब यूनिट्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन के अंदर भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है अमाइनो एसिड के अंदर भी होती है। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी है। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो समझे जो जिस डिफरेंट टाइप के शुगर्स हैं उन सब के अंदर होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, पेंट के अंदर। देखो पेंट जो होता है उसके अंदर एडिसिव प्रॉपर्टी है, वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है, या ग्लू जो है वो चिपक जाती है, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पेंट के अंदर, वार्निश के अंदर, या जो डाइज वगैरह होते हैं उन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। जो एडिसिव प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पेंट के अंदर, डाइज के अंदर और टेक्सटाइल जो मटेरियल धागा होता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पेंट्स एंड डाइज इज द एडिसिव एक्शन। बेटा एडिसिव का मतलब है लिक्विड का सॉलिड के साथ चिपक जाना, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान अट्रैक्शन, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान। तो पेंट लिक्विड होता है, जब सॉलिड दीवार के साथ उसको लगाते हैं तो उसके साथ वो चिपक जाता है, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एडिसिव प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। दिस प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डेवलप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिक्स ग्लू, हनी, ग्लू के अंदर, हनी के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर है। सिल्क, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर, क्लोथिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अहमियत है। और धागा जो बनता है उसके अंदर जो रिजिडिटी आती है या टेंसिल स्ट्रेंथ होती है थ्रेड की, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन जो धागा होता है उसकी रिजिडिटी या टेंसिल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद एवापोरेशन। अच्छा देखिए, एवापोरेशन ये है कि जब हम लिक्विड को हीट, देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज लिक्विड की है। जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, बेटा देखो लिक्विड को हम हीट देते हैं तो एक्चुअली होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जिनकी हाई एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल सरफेस पे चले जाते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई है वो सरफेस पे चले जाते हैं और सरफेस से स्पॉन्टेनियसली एवापोरेट हो जाते हैं, गैस में चले जाते हैं,